नमस्कार विद्यार्थियों। बिहारी रत्नाकर में संकलित जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनकी हम व्याख्या कर रहे थे और इसी क्रम में आज बिहारी रत्नाकर के 32, 33 और 34 इन 3 दोहों की हम व्याख्या करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, उनका विवेचन करेंगे और उन दोहों में से बिहारी की विशेषताओं को निकाल करके और बिहारी के भाव पक्ष और कला पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। आज हमारा बिहारी पाठ पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम घनानंद को लेंगे। तो 32 नंबर का दोहा है, अनियारे दीरग द्रगनु किति न सरूनी समान, वह चितवनी ओरे कछु जिहि बस होत सुजान। बिहारी जी इसमें नायिका के चितवन और उसके नेत्रों के सौंदर्य की बात कर रहे हैं। वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि संसार में जो सुजान व्यक्ति होते हैं, चतुर व्यक्ति होते हैं, गुणी व्यक्ति होते हैं, वो विशिष्ट चितवन वाली स्त्रियों पर ही अपना प्रेम न्यौछावर करते हैं। ऐसी ही सुंदर दृष्टि वाली, सुंदर नेत्रों वाली, चंचल चितवन वाली नायिका का चित्रण यहाँ किया जा रहा है। बिहारी जी कहते हैं कि नायिका की सखी नायक के पास जाती है और नायिका के नेत्रों की सुंदरता, विशालता और उसके तिरछेपन और इनके साथ ही उसकी जो चितवन है, जो दृष्टि है, जिसमें एक विशेष गुण, विशेष भाव विद्यमान रहते हैं, उसका वर्णन वो नायक से करती है। सखी कहती है कि हे नायक, हमारी जो नायिका है वो इस संसार की अन्य सौंदर्यमयी नायिकाओं से, स्त्रियों से अलग है, विशिष्ट है। अनियारे दीरग द्रगनु, अनियारे अर्थात एक तो सबसे अलग, दूसरे नुकीले, तीखे, दीर्घ लंबे, विशाल, द्रगनु नेत्र, तरुणी स्त्री, नायिका, नारी, चितवनी दृष्टि, सुजान चतुर। सखी कहती है कि हे नायक, अनियारे दीरग द्रगनु, इस संसार में नुकीले, लंबे, विशाल नेत्र कितनी न तरुणी समान, कितनी ही स्त्रियों के समान होंगे। इसके 2 अर्थ हैं। पहले अर्थ तो ये है कि नुकीले, लंबे नेत्र पता नहीं कितनी ही स्त्रियों के इस संसार में समान होंगे। वह चितवनी ओरे कछु, लेकिन हमारी नायिका की जो चितवनी है, जो दृष्टि है, जिहि बस होत सुजान, सुजान जो चतुर नायक है वो तो उसी चितवनी के वशीभूत होता है, अर्थात उसी दृष्टि पर वो न्यौछावर होता है। चाहे नायिका जैसे नेत्र जो विशालता में, नुकीलेपन में, तिरछेपन में, उनमें बहुत सारी स्त्रियों के जैसे होंगे, लेकिन जो चितवनी है, जो दृष्टि है, जो उसमें भाव भरे हुए हैं, वो केवल नायिका के नेत्रों में ही है और इसीलिए नायक नायिका की उस विशिष्टता को पहचान लेता है और उसी पर ही आसक्त होता है। दूसरा इसका उदाहरण हम ये भी कह सकते हैं कि इस संसार में नुकीले, विशाल, लंबे नेत्र कि जितनी भी तरुणियां हैं, स्त्रियां हैं, नारियां हैं, वो एक सी नहीं है, एक जैसी नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि जो है सबके ही नेत्र अगर विशाल हैं, लंबे हैं तो वो एक जैसी ही दिखाई देंगी, ऐसा नहीं है। वह चितवनी ओरे कछु, वो दृष्टि में सबकी में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य आता है, इसलिए नायिका की जो चितवनी है वो कुछ और ही है, वो अलग ही दिखती है, उसमें एक अलग विशेष प्रकार का आकर्षण है
जो चतुर व्यक्तियों को, गुणी व्यक्तियों को, सुजान व्यक्तियों को नायक को अपनी ओर खींच लेता है। और इसीलिए हे नायक, जो सखी कह रही है कि तुमको हमारी नायिका के ही प्रेम पाश में बंधना चाहिए। इसमें ये बताया है कि बाहरी सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य, इन दोनों में अंतर बताया गया है कि बाहरी रूप से तो बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनके लंबे लंबे विशाल नेत्र हैं, सुंदर कजरारी जिनकी आंखें हैं, लेकिन उनकी आंतरिक दृष्टि सबकी भिन्न भिन्न है। इसीलिए जो गुणी व्यक्ति होगा वो उस आंतरिक दृष्टि को पहचानेगा और फिर वो उसके प्रति आकर्षित होगा, और नायिका में वो दृष्टि है। अनुप्रास अलंकार है, दीर्घ, द्रगनु और अतिशोक्ति अलंकार भी इसमें है। अगले दोहे पर आते हैं। मैं मिसहा सोयो समझी, मुँह चूम्यो ढिंग जाई, हंस्यो खिसानी गल गयो, रही गरे लिपटाई। बिहारी रत्नाकर से दोहा लिया गया है और इसमें नायक और नायिका के प्रणय का वर्णन किया गया है कि नायक नायिका से प्रेम निवेदन करता है, प्रणय निवेदन करता है, लेकिन नायिका उसे अस्वीकार कर देती है। तब नायक नायिका से रूठ जाता है और वह सो जाता है, लेट जाता है। नायिका जब समझती है कि नायक सो गया है तो उसे नायक पर प्रेम उमड़ता है, और जब नायिका नायक से प्रेम करती है, उसके मुख पर प्रेम का इजहार करती है, तो नायक उसे आलिंगनबद्ध कर लेता है। इसी का इसमें चित्रण किया गया है। मैं मिसहा सोयो समझी, नायिका अपनी सखी से कहती है, मिसहा का अर्थ होता है बहाना। नायिका अपनी सखी से कहती है कि मैंने सोचा कि जो नायक है वो सो रहा है, लेकिन वास्तव में वो बहाना करके ही सो रहा था। मुँह चूम्यो ढिंग जाई, और इसीलिए मैंने उसके मुख को चूम लिया, अपने प्रेम का इजहार नायक से कर लिया, क्योंकि मुझे लगा नायक तो सो गया है। हंस्यो, फिर नायक जो सोने का बहाना कर रहा था, नायिका द्वारा ऐसा करने पर उसकी हंसी छूट गई और वह हंसने लगा। उसकी हंसी को देख करके खिसानी, नायिका खींच गई, उसे गुस्सा आ गया। गल गयो, नायक ने उसे गले से लगा लिया। रही गरे लिपटाई, और वो नायक के गले से लिपटी हुई रही। संयोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है इसमें। बिहारी के दोहों में इसीलिए कहा जाता है कि श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी बह रही है। इसीलिए जो उन्होंने बिहारी सई में बहुत सारे श्रृंगारिक दोहे लिखे हैं। अगले पद पर आते हैं हम। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मनु हुए जातु अज्यो वहे, उही जमुना के तीर। बिहारी रत्नाकर से यह दोहा लिया गया है। इसमें एक गोपी है, उसकी विरह स्थिति का चित्रण किया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उसे वो सब कुछ याद आता है, वो कुंज, वो वहाँ का प्रेममय वातावरण, वो यमुना नदी का किनारा जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, रास लीला करते थे, वो सब उसे याद आता है। और तब वह जो है वो व्यथित हो उठती है। गोपी अपनी सखी से कहती है कि सघन यानी घने, कुंज, कुंज होते हैं जब बहुत सारे वृक्ष एक साथ लगे होते हैं और उनकी घनी छाया होती है, वो कुंज कहलाते हैं। तीर अर्थात किनारा। हे सखी, मुझे तो वो घने कुंजों की छाया जो अत्यंत ही सुखद प्रतीत होती थी,
वह शीतल मंद समीर, वह शीतल धीमे धीमे चलने वाली हवा, वो सब कुछ मुझे याद आता है। मनु हुए जात अज्यों वहे, आज भी मेरा मन वहीं रमता है, वही यमुना के तीर, उसी यमुना नदी के किनारे, जहाँ मैंने श्री कृष्ण के साथ में रास लीलाएं रचाई थी, रमण किया था। उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं यमुना नदी के किनारे, उन्हीं कुंजों की छाया में वो जो मंद मंद समीर हवा चलती थी, जो प्रेममय वातावरण का निर्माण करती थी, वो सब कुछ मुझे याद आता है। अगर नायिका के संदर्भ में देखें इसको, तो नायिका अपने सखी से कहती है कि नायिका, जब नायक मेरे पास था और मैं उन सघन कुंजों में, घने कुंजों की छाया में नायक के साथ सुख के क्षण बिताती थी और मंद मंद हवा चलती रहती थी जो शीतल थी, ठंडी हवा थी, मनु हुए जात अजो वही, आज भी मेरा मन उसी यमुना नदी के किनारे रमता है। जो मैंने सुखद पल अपने नायक के साथ बिताए थे, वो सब कुछ मुझे आज याद आता है। लेकिन आज मेरी स्थिति विरह की हो गई है, क्योंकि नायक मेरे पास नहीं है, किंतु प्रियतम का स्मरण करने पर वो मुझे सुखद और आकर्षक पल याद आने लगते हैं। इसमें नायिका की विरह स्थिति का चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार है और इन पंक्तियों के माध्यम से यमुना नदी के किनारे का जो सुखद वातावरण था, उसका आभास भी हमें होता है। आज हमारी बिहारी सत्सई की जो पद हमारे पाठ्यक्रम में आए थे, वो पूर्ण हो गए हैं। आज बिहारी पाठ हमारा पूरा हो गया है और हमने जाना कि बिहारी का जो काव्य है वह भावानुभूति, प्रण विहलता इनसे भरा हुआ है, भाषा की विद्वता उसमें विद्यमान है और बिहारी सच्चे अर्थों में एक सफल मुक्तकार है। बिहारी के काव्य में मौलिकता दिखाई देती है, चाहे नायिका के सौंदर्य वर्णन हो, चाहे श्रृंगार चित्रण हो, उसमें अतिशयोक्ति तो दिखाई देती है, चाहे विरह वर्णन हो, लेकिन वह जो अतिशयोक्ति है वो पाठक को बिहारी सत्सई से दूर नहीं करती, बल्कि उसके नजदीक ही लेकर के जाती है। बिहारी सत्सई के दोहे हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव डालते हैं। उसकी स्वच्छ निर्मल धारा में हम मग्न हो जाते हैं। और अगर हम कहें कि बिहारी के काव्य मन को प्रसन्न कर देता है, खुश कर देता है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य शुक्ल ने भी स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता है, किंतु आचार्य शुक्ल ने इसमें बिहारी से बड़ा देव और पद्माकर को मान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बिहारी सत्सई का एक एक दोहा एक एक रत्न के समान है और मुक्तक काव्य के सर्वगुणों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को संपन्न बताया। इस प्रकार बिहारी रीतिकाल के एक प्रसिद्ध बड़े कवि हुए हैं और उनकी बिहारी सत्सई उनकी एक महान रचना है जो लंबे समय तक, चिरकाल तक
रस प्रेमियों को आह्लादित करती रहेगी। धन्यवाद।